जय हिंद। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में जो हमारा चल रहा है मौर्य वंश, जो आप लोगों ने कल पढ़ा होगा, अशोक का लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। अब आज ये लास्ट वीडियो है मौर्य वंश का, मौर्य प्रशासन, मौर्य समाज, मौर्य वंश के जितने भी उद्योग धंधे थे, आज सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे, पूरा कवर करेंगे। उसके बाद सुदर्शन झील के बारे में, चाणक्य के बारे में ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी। और सबसे बड़ी बात कि यहां से एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक तो ऐसे भी आप लोगों के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, एकदम बने रहिएगा। ये नहीं कि स्टार्ट किए 10 मिनट देखे फिर चल दिए, तब समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तब आप महत्व समझेंगे। और वीडियो अच्छी लगेगी तो आपके जितने भी ग्रुप होंगे सबको फॉरवर्ड करिएगा। और जो चीज समझ में नहीं आएगी कमेंट जरूर करिएगा। अच्छी लगेगी तो कमेंट करिएगा, जब समझ में नहीं आएगा तो कोई क्वेश्चन पूछिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिएगा। आइए शुरू किया जाए। देखिए, सबसे पहली बात होती है हम लोगों के मौर्य प्रशासन की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, मौर्य प्रशासन। तो मौर्य प्रशासन में सबसे जो मुखिया होता था वो कौन था भाई? वो खुद कौन थे? राजा थे, ठीक है। मौर्य प्रशासन में जो मुखिया होते थे वो राजा होते थे, ठीक। और राजा किस चीज के प्रमुख होते थे? प्रशासनिक, न्यायिक और सैनिक प्रमुख, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रशासन का भी हेड राजा, न्याय का भी हेड राजा और सैनिक का भी हेड राजा था, ठीक है, सबसे शीर्ष पे। फिर जो तीर्थ होते थे ये शीर्षस्थ अधिकारी थे। जब पूछे कि मौर्य समाज में, मौर्य प्रशासन में सबसे शीर्षस्थ अधिकारी कौन था, तब बताएंगे तीर्थ था। भूल के अमात्य मत कह दीजिएगा, यही लोग फंस जाते हैं, ठीक है। फिर था अमात्य। अमात्य जो थे ये लोग प्रशासनिक अधिकारी होते थे, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आईएएस का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं कि जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्य काल के इन अधिकारियों का क्वेश्चन ना आता हो। और कैसे आता है? मैच कराने के लिए आता है। चार इधर मैच कराइए, ठीक है। आइए देखा जाए। देखिए, जो रज्जुक थे ये राजस्व तथा न्याय विभाग का अधिकारी था। तो र से पकड़िए, र से रज्जुक, र से राजस्व, ठीक है। रज्जुक राजस्व तथा न्याय विभाग का अधिकारी होता था। जो अग्रोनोमोई थे ये जिले के अधिकारी थे, मतलब जिले के अधिकारी को अग्रोनोमोई कहते थे। जैसे आज हम डीएम बोलते हैं, कलेक्टर, ठीक है, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं मेरे छात्र सभी। जो सार्थवाह है व्यापारिक काफिलों का मुखिया होता था। क्वेश्चन पूछेगा कि मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों का मुखिया क्या कहलाता था, क्या बोलते थे? सार्थवाह बोलते थे। इसी को बोलते हैं कारवां, ठीक है। फिर है समाहर्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये राजस्व एकत्रित करने वाला होता था। ध्यान रखिए, यहां से बहुत लोग फंसेंगे। राजस्व का अधिकारी रज्जुक है, ये अधिकारी है राजस्व और न्याय का, रिवेन्यू का। और जो रिवेन्यू कलेक्ट करेगा वो समाहर्ता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंतपाल, अंतपाल जो थे ये सीमा रक्षक होते थे। ये लोग दुर्गों की सीमाओं की रक्षा करते थे, उन्हें अंतपाल कहते थे, ठीक है। फिर है सन्निधाता, ये राजकीय कोषाध्यक्ष थे। जो राज्य का जो कोष था उसके ये लोग अध्यक्ष होते थे, उनको बोले सन्निधाता। सब इंपॉर्टेंट ही लिखा हूं। पन्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था, ठीक है। जो वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष होते थे वो पन्याध्यक्ष कहलाते थे, ठीक है। फिर है सीताध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। जो राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था उसे बोलते थे सीताध्यक्ष। ये वीवीआई कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है आपका अक्षपटलाध्यक्ष, ये महालेखाकार होते थे। जब आपसे क्वेश्चन करे कि मौर्य समाज में, मौर्य प्रशासन में अक्षपटलाध्यक्ष कौन था भाई, तो बताएंगे आप ये महालेखाकार होते थे, ठीक है। सूनाध्यक्ष, बूचड़ खाने का अध्यक्ष। जो बूचड़ खाने का अध्यक्ष था वो सूनाध्यक्ष था, ठीक है। आकाराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष। जब खानों का अध्यक्ष पूछे तो बताएंगे आकाराध्यक्ष। छापे खाने का अध्यक्ष कौन था भाई, तो लक्षणाध्यक्ष थे। जो लक्षणाध्यक्ष थे ये छापे खाने के अध्यक्ष होते थे, ठीक है। प्रदेष्टा, प्रदेष्टा मंडल स्तर का प्रशासक, जिसको आज कमिश्नर बोलते हैं, वही उस समय मौर्य काल में प्रदेष्टा होते थे। इनको मंडल स्तर का प्रशासक बोलते हैं। और गणिकाध्यक्ष, ठीक है। वैश्याओं का निरीक्षक, वैश्यावृत्ति उस समय भी चलती थी मौर्य काल में, शुरू से चली आ रही है। रूपा जीवा कहलाती थी, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो वैश्याओं के जो निरीक्षक थे उनको बोलते थे गणिकाध्यक्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही नावाध्यक्ष था, नौवाध्यक्ष, नावाध्यक्ष जहाज रानी का अध्यक्ष, ठीक है। तो आपको बहुत से मिलेंगे लेकिन ये मेन है, ठीक। अब आइए आगे देखा जाए। आइए देखिए, अब चर्चा करेंगे हम सैन्य विभाग की। अभी तो हम लोगों ने पूरी तरह देखा मौर्य प्रशासन के अधिकारियों को। सैन्य विभाग, तो सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता था उसे सेनापति कहते थे। और सैन्य विभाग डिपार्टमेंट जो था वो क्या था भाई, तो 4 प्रकार का था। पैदल सेना, हाथी सेना, घुड़सवार सेना और रथ सेना, ठीक है।
इसको ध्यान रखिएगा। मौर्य काल में जो न्यायालय हैं ये दो प्रकार के थे, ठीक है। एक था आपका धर्मस्थीय, ठीक है, और दूसरा था कंटक शोधन। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। न्यायालय दो प्रकार के, एक है आपका धर्मस्थी, दूसरा है कंटक शोधन। जो धर्मस्थी था इसी को बोलते थे दीवानी न्यायालय, ठीक है, यही होता था दीवानी न्यायालय। और कंटक शोधन था, ये था आपका फौजदारी न्यायालय। तो अच्छे से याद रखिएगा, मौर्य काल में दो न्यायालय देखने को मिलते हैं। जैसे आज हमारे यहां भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहां धर्मस्थी कंटक शोधन, धर्मस्थी दीवानी न्यायालय था और कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था, ठीक है। फिर जो गुप्तचर थे मौर्य साम्राज्य के, ठीक है, ये दो प्रकार के होते थे, ये भी संस्था और संचरा, ठीक है। दो गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है, मतलब गुप्तचरों के दो वर्ग हैं, एक है संस्था, एक है संचरा। अंतर क्या है? संस्था जो एक ही स्थान पर रहकर जानकारी इकट्ठा करे, ठीक है, एक ही स्थान पर जो रहने वाले होते थे उन्हें हम संस्था कहते थे, ठीक है। और जो घूम घूम कर जानकारी लाएं, गुप्तचर और सेनापति और राजा को बताएं, उन्हें हम संचरा बोलते थे, प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले। तो समझ गए, गुप्तचर दो प्रकार के, संस्था और संचरा। संस्था जो था वो एक ही स्थान पर रहकर जानकारी लेना, सभी के बारे में पोल पट्टी पता करना, ठीक है। और संचरा जो था ये प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करते थे और वहां से सारी जानकारी लेके अपने राज्य में आके राजा को, सेनापति को बताना, ठीक है। जागरूक रहिए, ये सब चीजें हो रही हैं और आपके बारे में क्या क्या न्यूज कही जा रही है, ये सारी चीजें, ठीक है। और पूछ देता है कि गुप्तचर को मौर्य काल में अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है, तो गूढ़ पुरुष कहा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुप्तचर को ही गूढ़ पुरुष कहा गया है। अब ये है मौर्यकालीन प्रशासनिक पद सोपान, ठीक है। कई बार क्रम पूछ देता है, बहुत बार आजकल एग्जाम में आ रहा है, आईएएस हो, पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, कि आप क्रम से बताइए पहले कौन बाद में कौन, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले साम्राज्य, फिर प्रांत, प्रांत को ही चक्र बोलते हैं, कई बार ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। फिर चक्र, चक्र मतलब प्रांत, फिर तीसरे नंबर पर मंडल, चौथे पर विषय आहार, उसी को बोलते हैं आज हम जिला, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हर तरह से बनते हैं कि मौर्य काल में प्रांत को क्या कहा जाता था, क्या बताएंगे, चक्र। मौर्य काल में जिला को क्या कहा जाता था, क्या बताएंगे, विषय या आहार, वही चीज, ठीक है। तो नंबर 1 पर साम्राज्य, नंबर 2 पे प्रांत, फिर मंडल 3 पे, चौथे पे विषय आहार मतलब जिला, फिर चौथे के बाद 5वें नंबर पर स्थानीय, उसके बाद 6ठे नंबर पर द्रोणमुख, 7वें नंबर पर संग्रहण, और सबसे लास्ट स्तर ग्राम, जो आज आप देखते हैं, आज भी वही चीज है। ग्राम जो है सबसे निचले स्तर पर है, मतलब अगर आज हम बात करें तो क्या है, देश है, फिर प्रदेश है, राज्य है, फिर जिला है, फिर ब्लॉक है, फिर ग्राम है, ठीक है। तो ऐसे पहले भी ये सब बटे रहते थे। तो समझे आप लोग, कोई आज की चीज नई नहीं ली गई है, हम लोग पिछले अपने इतिहास से ही सीख के आए हैं, ठीक है। तो ये था मौर्यकालीन प्रशासनिक पद सोपान। अब मौर्यकालीन कुछ प्रांत थे, उनकी राजधानियां क्वेश्चन अक्सर आता है। उत्तरापथ, जो उत्तरापथ था इसकी राजधानी थी तक्षशिला, ठीक है। जो उत्तर का पथ था उसकी राजधानी तक्षशिला। अवंती रट, इसकी राजधानी थी उज्जैनी, ठीक है, जो आज एमपी में दिखता है। कलिंग, कलिंग इसकी राजधानी थी तोसली। दक्षिणापथ, इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। और प्राच्य या पूर्वी प्रदेश, इसी को प्रासी भी बोलते हैं, तालवी से प्राची, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, कलिंग की तोसली, अवंती रट की उज्जैनी और प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की पाटलिपुत्र, ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं। देखिए, अब मेगास्थनीज ने मौर्य वंश के समय में ये आया था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, इसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका थी। मैंने इसीलिए जो कल वीडियो आपको बताई, अशोक का स्तंभ लेख, गुहा लेख और लघु शिलालेख, उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया सभी वीडियो की। ऐसे ही मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप देखेंगे कि मैंने पूरी बताई है कि इंडिका किसने लिखी थी और मौर्य काल में ये आए थे। यही भाई साहब ये आदमी है जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, जो यहाँ भारत में आए थे, और इन्होंने ही इंडिका पुस्तक की रचना की, जिसमें मौर्यकालीन समाज के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इन्होंने ही जब ये आए और अपनी पुस्तक में लिखे भी और क्या बताए, वही ये जानना और सारे क्वेश्चन है। मेगास्थनीज द्वारा वर्णन किस चीज का, भारत में उस समय मौर्य काल के नगर प्रशासन का और भारतीय समाज का, और कंपेरिजन भी करना है कि कौटिल्य क्या कहे, ये क्या कहे, ठीक है, चाणक्य जी। तो मेगास्थनीज द्वारा जो वर्णन है नगर प्रशासन का, ये क्या कहे भाई, ये कहे कि जो पाटलिपुत्र जो राजधानी है, पाटलिपुत्र नगर का जो प्रशासन है, ये 30 सदस्यों वाली 6 समितियों द्वारा होता है, चलता है, संचालित होता है। मतलब
6 गुणे 5 इक्वल टू 30। क्या भाई 6? पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली 6 समितियां, मतलब 6 समितियां हैं, 5 सदस्य हैं, 6 5 30। अब समझ गए? प्रत्येक समिति में 5 सदस्य। क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य, 6 समिति है तो 6 5 30 सदस्य। ठीक है। जो तीसरी समिति होती थी, मेन जो इंपॉर्टेंट वही लिखे हैं, ये जनगणना का हिसाब रखती थी। तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि मौर्य काल में जो मेगास्थनीज ने वर्णन किया नगर प्रशासन का, उसमें जो 6 समितियां थी मेगास्थनीज के अनुसार, उसमें तीसरी समिति का क्या कार्य था? तो बताएंगे आप, जनगणना का हिसाब किताब करने का जिम्मेदारी तीसरी समिति के पास थी। ठीक है। और जो छठवीं समिति थी, इनको बिक्री कर वसूलना होता था। ठीक। और मेगास्थनीज ने क्या वर्णन किया है कि जो लोग करों की, टैक्स की चोरी करते थे तो सीधे मृत्यु दंड का प्रावधान था। कितना जबरदस्त प्रावधान था, देख लीजिए। टैक्स चोरी किए, सीधे काम से गए, काम तमाम, राम नाम सत्य है। ठीक है। मृत्यु दंड। और जो नगर के पदाधिकारी होते थे, इन पदाधिकारियों को एस्टिनो मोई कहा गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नगर के पदाधिकारियों क्या बोला गया है भाई? एस्टिनो मोई बोला गया है। ठीक। अब देखिए, इधर हम नोटिस पॉइंट लिखे हैं, वही जो बात किए थे आपसे कि स्वतंत्र वैश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला क्या कहलाती है भाई? रूपा जीवा कहलाती है। इसको बड़े अच्छे से याद कर लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। देखिए, रूपा जीवा वैश्यावृत्ति करने वाली, ठीक है, वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं जो हैं, यही रूपा जीवा कहलाती थी। ठीक है। स्वतंत्र रूप से जो वैश्यावृत्ति अपनाते थे उसे हम क्या बोलते थे? रूपा जीवा कहते थे। अब मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के बारे में क्या कहा है? ठीक है। ये तो बताएं कि ऐसे पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन चल रहा था पूरे मौर्य वंश का, मौर्यकालीन नगर प्रशासन। भारतीय समाज बोले कि 7 श्रेणियों में विभाजित है। ठीक है। वो 7 श्रेणियां क्या हैं? पहला दार्शनिक है, दूसरा कृषक है, तीसरा पशुपालक है, चौथा शिल्पकार है, 5वां योद्धा, 6वां निरीक्षक, 7वां मंत्री या उपदेशक। इसको याद रखिएगा। इन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्ग में डिवाइड किया। बताया कि दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री एवं उपदेशक है। कहीं कहीं यही पशुपालक को लिख देता है अहिर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने बताया कि भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलन का अभाव था, मतलब दास प्रथा नहीं दिखाई देती थी इनके अनुसार। ठीक है। और मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में क्या कहा? कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर न तो विवाह कर सकता है और न ही अपनी जाति से भिन्न पेशा कर सकता है या पेशा अपना सकता है। मतलब जो जिस जाति के हैं वही पेशा करेंगे और जो जिस जाति के हैं वो अपनी जाति में ही विवाह करेंगे। ठीक है। तो ये बोले मेगास्थनीज। कौटिल्य ने क्या कहा? कौटिल्य के अनुसार 4 वर्ग थे। ये कहे 7 वर्ग, कौटिल्य कहे 4 वर्ग। चाणक्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो हमारे वेद कहते हैं। ऋग वैदिक काल में पढ़ेंगे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या कहा गया है कि परम पुरुष, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, ठीक है, उसके बाद भुजाओं से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो ये बात कौटिल्य कह रहे हैं मौर्य काल में कि नहीं, वही था जो ऋग्वैदिक काल का सिस्टम था, वही है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन इन्होंने बताया कि 7 श्रेणियां थी जो आपके सामने है। तो दोनों को कंपेरिजन करके क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कौटिल्य क्या बोले कि दास प्रथा का प्रचलन था। ठीक है। इनके अनुसार दास प्रथा थी। इनके अनुसार, मेगास्थनीज के अनुसार क्या भाई? दास प्रथा नहीं थी। ठीक है। लेकिन कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा थी। ठीक। अब आइए आगे बढ़ा जाए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे चलते हैं। तो देखिए, अब मौर्य अर्थव्यवस्था, ठीक है, मौर्य अर्थव्यवस्था क्या भाई? अर्थव्यवस्था मौर्य काल में कैसी थी? तो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो कृषि था। ठीक है। और क्या? तो 1/6 से 1/4 भाग राजस्व होता था। एग्रीकल्चर में, कृषि में 1/4 से 1/6 से 1/4 भाग क्या होता था? ये आपका राजस्व, रेवेन्यू होता था। और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार एग्रीकल्चर, कृषि था। अगर हम बात करें मौर्य अर्थव्यवस्था के प्रमुख उद्योग की, जो उसका मेन उद्योग क्या था, ठीक है, तो वो था वस्त्र उद्योग। ठीक। और आपको बताया ही कि टैक्स चोरी में सीधे मृत्युदंड, काम खत्म। जो व्यापार थे मौर्य काल के, वो आंतरिक और बाह्य दोनों होते थे। दोनों का साक्ष्य मिलता है क्योंकि बंदरगाह है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल, देखिए, जब बंदरगाह, कोई भी शब्द जब आप पढ़े लिखे हैं, सुनते हैं, तो खुद उस बातों को फिर लिंक कर लिया जाता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता में भाई क्या? तो आपने सुन लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल बंदरगाह था। ठीक है। जो भोगान के किनारे है, गुजरात से पाया गया। ठीक। एकमात्र बंदरगाह। तो बंदरगाह हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बंदरगाह है तो जाहिर सी बात है कि बंदरगाह किस लिए होगा? जरूर वहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता होगा, आयात निर्यात। ठीक है। सेम वैसे ही यहां भी बंदरगाह है। तो इसके व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों होते थे। मेन उद्योग वस्त्र उद्योग था और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, खेती थी।
और व्यापार में मुद्रा का प्रयोग चलता था। वैसे नहीं था वस्तु विनिमय की तरह, इस हिंदू सत्ता में भी मुद्रा प्रणाली बहुत बाद में दिखाई दी, वस्तु विनिमय ही मेन था, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आपका मुद्रा का प्रयोग होता था। अभी सारी मुद्रा बताएंगे, मुद्रा का नाम भी लिखवाएंगे आपको, सब कौन कौन सी है। और इसका जो प्रमुख बंदरगाह था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मौर्य काल का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, भड़ौच। कई एग्जाम में पूछा है, और ये कहां है, ये गुजरात में है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर देखिए चाणक्य के बारे में बात कर लिया जाए, तो देखिए जो चाणक्य थे वो ऋषि चणक के पुत्र थे, ठीक है। चाणक्य के बारे में भी कई क्वेश्चन हमेशा पूछ देते हैं एग्जाम में, इसलिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक। और मौर्य वंश की बात हो, चाणक्य की बात ना हो तो मजा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मौर्य वंश की स्थापना के पीछे सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है और सबसे मुख्य आदमी है तो यही चाणक्य हैं, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य बनाया, ठीक है। तो ऋषि चणक्य के पुत्र थे। इनका अन्य नाम कौटिल्य भी आप जानते हैं, और विष्णुगुप्त भी नहीं जानते हैं, जान जाइए। कौटिल्य भी इनका नाम है और विष्णुगुप्त भी नाम है, ठीक है। पुराणों में इनकी जो उपाधि है वो है द्विजर्षभ, ठीक है, द्विजर्षभ, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण, ठीक। तो पुराणों में जो इनकी उपाधि है उन्हें हम बोलते हैं द्विजर्षभ, श्रेष्ठ ब्राह्मण। अगर द्विजर्षभ की बात चले इसका मतलब चाणक्य की बात चल रही है, उनकी उपाधि है, ठीक है। और इनके द्वारा लिखित पुस्तक बहुत फेमस, जो आप सभी जानते हैं, अर्थशास्त्र, जो कहीं से अर्थशास्त्र मतलब अर्थव्यवस्था किताब मत समझ लीजिएगा, ये किस पुस्तक जो है, ये किताब ये राजनीति की है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या की गई है, ठीक है। अब राज्य के सप्तांग सिद्धांत क्या है भाई, तो ये रहे सप्तांग, जिसमें स्वामी, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, यही बताया गया है। ये राज्य के सप्तांग सिद्धांत है, राज्य के सप्त अंग हैं, और ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। मतलब ये सातों ही वो हैं जो जिनके होने से एक राज्य पूरी तरह से एकदम सही चलता है। तो अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या की गई है। सप्तांग सिद्धांत क्या है, जिसमें आपके राजा है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, दंड है, मित्र है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें तो देखिए इस चीज को, फिर अर्थशास्त्र के बारे में ही आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, मैं हटूंगा तो, ठीक है। अब देखिए अर्थशास्त्र के बारे में इस पूछे कि इसकी भाषा कौन सी है, तो इसकी भाषा संस्कृत है, यह संस्कृत में लिखी गई थी, ठीक है। इसकी खोज 1905 ईस्वी में मैसूर संग्रहालय में की गई थी, ठीक है। और इसका जो प्रकाशन है ये 1909 ईस्वी में हुआ। और अर्थशास्त्र में अधिकरण मतलब भाग, मतलब टॉपिक कितने हैं, तो 15 है। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है कि अर्थशास्त्र में कितने भाग कितने टॉपिक हैं, तो पूरे 15 टॉपिक हैं। उसमें उसके कितने उपभाग हैं, 180, जिसे बोलते हैं उप प्रकरण, ठीक है। तो अधिकरण जो है ये 15 हैं भाग, और इसमें जो इसके प्रकरण है उपभाग वो 180 हैं। और इस अर्थशास्त्र में बात किया जाए अगर श्लोक की, तो इसमें 6000 श्लोक हैं, ठीक है। तो अब बात आप समझ गए चाणक्य के बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहां से क्वेश्चन इतने ज्यादा हर साल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, और लड़के हर बार कंफ्यूज होते हैं और फंसते हैं क्योंकि याद नहीं हो पाता है। समस्या क्या है याद ना होने की, क्योंकि सारी चीजें एक पास नहीं मिलती, इसीलिए मैंने आपके लिए सारी चीजों को एक पास कर दिया है। क्या भाई, ये सुदर्शन झील बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस सुदर्शन झील का निर्माण से लेके और फिर किसने पुनर्निर्माण किया, किसने जीर्णोद्धार किया, बराबर पूछता रहता है। तो देखिए सबसे पहले यह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और ये झील सौराष्ट्र में है, और सौराष्ट्र गुजरात में है, महाराष्ट्र मत समझ लीजिएगा, ठीक है। सौराष्ट्र जो है गुजरात का प्रांत था उस समय मौर्य काल में, तो सौराष्ट्र में ही इस सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा किया गया, ठीक। फिर ये धीरे धीरे पुराना हो रहा था। फिर अशोक का काल आया, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र का, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार थे, उनके पुत्र अशोक, अशोक का काल आया तो इनके जो राज्यपाल थे तुषास्प, इनके द्वारा इसमें नहरों का निर्माण किया गया, ठीक है, सुदर्शन झील में। उसके बाद फिर गुप्त वंश, गुप्त काल आया, ठीक है। तो स्कंद गुप्त आए मौर्य वंश के बाद, ठीक है। तो स्कंद गुप्त के काल में जो इनके राज्यपाल थे पर्णदत्त, ठीक है। पर्णदत्त के पुत्र जो थे चक्रपालित, ये गिरनार का पूर्वपति थे, ठीक है, उनके द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया, ठीक है, स्कंद गुप्त के काल में। और जो शकों के शासक थे रुद्रदामन, इनका जो काल था, तो इनके काल में इनका राज्यपाल जिसका नाम था सुविशाखा, उसके द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया, ठीक है।
तो समय समय पर ये जीर्ण शीर्ण हो रहा था और धीरे धीरे इसका हर काल में जो निर्माण किया गया वो इन शासकों द्वारा किया गया। तो फिर से एक बार देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बना, पुनर्निर्माण नहीं हुआ, एक बार तो निर्माण होगा ना, तो पहले बना। तो निर्माण किसमें हुआ? सुदर्शन झील का, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में उनके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा। फिर अशोक का काल आया तो इनके राज्यपाल तुषास्प द्वारा, जो तुषास्प थे, इन्होंने नहरों का निर्माण कर दिया इसमें, ठीक। फिर रुद्रदामन के काल में इनके राज्यपाल सुविशाखा के द्वारा फिर से पुनर्निर्माण किया गया। फिर गुप्त वंश आया तो स्कंदगुप्त का काल आया और इनके में जो इनके राज्यपाल थे पर्णदत्त, जो इनके पुत्र थे पर्णदत्त के, चक्रपालित, इन्होंने फिर इसका पुनर्निर्माण किया। ये गिरनार के पूर्वपति थे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके लिए एक पास कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब आगे बढ़ा जाए। तो अब देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एक पास कर दिया है। मौर्यकालीन प्रमुख मुद्राएं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि मौर्यकाल की मुद्रा कौन कौन सी थी। अभी आपको बताया कि मौर्यकालीन मुद्रा का प्रचलन था, वस्तुबिंद में नहीं थी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मुद्रा थी, जो 4 मुद्राएं चलती थी। तो एक था आपका सुवर्ण, सोने का सिक्का। दूसरा था कांसार्पण या धरण, चांदी के सिक्कों को 2 चीज बोलते थे, या तो बोलते थे कारसापण, ठीक है, और या तो बोलते थे धरण, मतलब चांदी के सिक्के, सिल्वर कॉइन। ये गोल्ड कॉइन सुवर्ण था, ठीक। उसके बाद फिर था मासक, मासक तांबे के सिक्कों को बोलते थे। जो तांबे का सिक्का होता था नॉर्मली जितना साइज होता है, वो था मासक। और एक थे तांबे के छोटे छोटे सिक्के, इसको बोलते थे काकड़ी। तो ये थी मौर्यकालीन प्रमुख मुद्राएं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस चीज को याद रखिएगा अच्छे से। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको यही लिख देता हूं जो बार बार पूछ देता है कि अशोक की तीर्थ यात्राओं का क्रम क्या था, ठीक है। तो आइए उसको लिख लिया जाए। देखिए, ये है आपके सम्राट अशोक जो थे, इनकी तीर्थ यात्राओं का क्रम पूछ देता है। सम्राट अशोक की जो तीर्थ यात्रा थी उसका क्रम, ठीक है, लिख लीजिएगा, एक सीक्वेंस में है। सबसे पहले ये गया गए, फिर कुशीनगर गए, फिर लुम्बिनी गए, ठीक है। एरो को ध्यान रखिएगा, ये एरो ऐसे चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद लुम्बिनी के बाद फिर कपिल वस्तु गए, फिर उसके बाद सारनाथ गए, और फिर उसके बाद ये श्रावस्ती गए, ठीक है, सबसे लास्ट में। और इसका ट्रिक है गकुलम का शास्त्रा, तो याद रहेगा आपको, गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिल वस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, ये सम्राट अशोक की तीर्थ यात्राओं का क्रम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रम से पूछता है। ये नंबर 1 गया, नंबर 2 कुशीनगर, नंबर 3 लुम्बिनी, नंबर 4 कपिल वस्तु, फिर सारनाथ 5, और फिर 6वां है श्रावस्ती, ठीक है। तो ये आज हम लोगों का पूरा मौर्यकाल कंप्लीट हुआ, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बताइएगा कि सर कितना समझ में आया, कितना नहीं। अच्छी लगेगी तो कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। कुछ क्वेश्चन के डाउट होंगे तो वो भी लिख दीजिएगा। आपके जितने भी ग्रुप होंगे चारों तरफ वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा, ताकि वो बच्चे भी लाभ ले सकें जो कई कारणों से कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो लोग चैनल पे नए होंगे लाइक करिएगा, और आपके जितने भी ग्रुप होंगे सबको फॉरवर्ड करिएगा। हम फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।